सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। पहले ये वीडियो हम लोग है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त की जो हमारी नैनो मैगजीन है। इसके बाद में फिर आप लोगों को 20 अगस्त की नैनो मैगजीन देखने को मिलेगी। ये लेक्चर आप लोगों का अपलोड नहीं हो पाया था कल। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, अभी थोड़ा शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर तो इंटरनेट लगवा रहा हूँ, तो उसके बाद में चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिलेगी। तो 19 अगस्त वाला जो वीडियो है पहले ये आएगा, इसके बाद में फिर आप लोगों को 20 अगस्त वाला वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक एक कर कवर करेंगे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करूंगा जो इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में बात करता है। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पर लेकिन बीइंग ए सिविल सर्वेंट आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में कम से कम इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्या इशू है। ठीक है, और आप लोगों से भी क्वेश्चन भी बन सकते हैं आप लोगों से इंटरव्यू में कि आप लोग इसको कैसे समझते हैं, इस पर्टिकुलर जो इशू को लेकर, ये इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पर सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे जो कि बात करते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमैनिटेरियन है उसके डे के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पर जो बात की जा रही है ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपनी जान लगाकर भी दूसरों की जान बचाना, सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड कराना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 की बीमारी चल रही है, बहुत सारे जो डॉक्टर हैं आज की डेट में वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। कहीं पर बाढ़ आ जाती है या कोई और कंडीशन बनती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एक तरीके से जो फोर्स है यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फोर्स, वो कैसे तैसे अपनी जान लगाकर लोगों की जान बचाती है। कई जगह हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इसी तरीके से काम करती हुई नजर आती है। तो ये बेसिक जो काम किया जाता है ये इस तरीके से सेल्फलेस सर्विस जो की जाती है इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये डे होता है बेसिकली, जो कि 19 अगस्त को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके कि हाँ इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे किसी की जान बचाई है। एक्नॉलेज किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है जो फीमेल वर्कर्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो कि रोल प्ले करती हैं इस पर्टिकुलर एरिया में लोगों की जान बचाने का या फिर लोगों की हेल्प करने का। इसलिए यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कैंपेन है जो कि आप लोग यहाँ पर इसको यूज भी कर सकते हैं। ये कैंपेन है यहाँ पर #रियल लाइफ हीरोज। तो आप लोग कहीं पर भी, जैसे कि आप लोगों को पता है सोनू सूद जो है जब यहाँ पर कई सारे लोगों की हेल्प कर रहे थे तो ट्विटर पर भी ये कैंपेन उनको टैग किया जा रहा था #रियल लाइफ हीरो। रियल लाइफ होती है, यानी कि जब मूवीज में आप लोग उनको देखते हो तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि वो विलन का रोल प्ले करते हैं, पर लेकिन आज की डेट में एक फैमिली थी यहाँ पर भी रिसेंटली, उनके घर में जो 2 बेटियां थी वो हल चला रही थी और उनका जो फादर था वो हल को पकड़े हुए था और वो बैल का काम करी थी, दोनों लड़कियां। तो ये पिक्चर उनको टैग की गई तो उन्होंने ट्रैक्टर भिजवा दिया। तो इस तरीके से एक तरीके से अपनी साइड से लोगों की हेल्प करना। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, जैसे आप लोग यहाँ पर लेक्चर सुनते हैं, जो भी आप लोग चीजें समझते हैं, जानते हैं, आप लोगों को लगता है ये चीजें समझ में आ गई हैं, या फिर अपने लेवल पर जो भी आप लोगों को लगता है ये चीज मेरी काफी अच्छी है, लोगों को मैं पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, तो आप लोग भी किसी की हेल्प कर सकते हैं बिना कोई उनसे रेवेन्यू बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी एक तरीके से आप लोग इसको भी रियल लाइफ #हीरो की कैटेगरी में आप लोग इसको डालिएगा, क्योंकि आप लोग उनसे एक तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं और कुछ उनसे रिटर्न में आप लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिटर्न में हालांकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, जैसे कि सबसे बड़ा होता है लोगों का आशीर्वाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोग आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो उनकी एनर्जी भी आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलती है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो यहाँ पर काम करता है, पर लेकिन ये अलग तरीके की चीजें हो जाती हैं जो कि जो नॉर्मल लोग हैं वो इसको नहीं समझ पाते हैं। इनडायरेक्ट वे में ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो आप लोग इसको समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है आप लोगों की, तो अच्छे से आप लोग इनको एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो रियल लाइफ जो हीरोज हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो उनको एक तरीके से थैंक्स बोलने का ये दिन यहाँ पर होता है जो कि उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड कराई गई है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कैंपेन रहता है वो फोकस करता है जो ह्यूमैनिटेरियन जो भी यहाँ पर एक काम किए जा रहे हैं फिलहाल लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कहीं पर लड़ाई हो गई है, इनसिक्योरिटी कहीं पर देखने को मिलती है, लैक ऑफ एक्सेस, रिस्क ऑफ कोविड-19, ये सारी चीजों में यहाँ पर हर काम करते हुए लोग नजर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए किसी न किसी के लिए रियल लाइफ हीरो बनने की, ताकि किसी की लाइफ को सही डायरेक्शन मिल सके। चलिए आप लोगों से भी थोड़ी सी एक बात जानना चाहूंगा। अगर आप लोगों से पूछूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों से पूछूं यहाँ पर कि #रियल लाइफ हीरो, तो किस पर्सनैलिटी को आप लोग यहाँ पर टैग करना चाहेंगे कि हाँ मेरी लाइफ में रियल लाइफ हीरो ये पर्सनैलिटी है, जिसने आप लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में कोई चेंज लाया हो, आप लोगों की कहीं हेल्प की हो। कोई भी ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में हो सकता है, इवन वो आप लोगों के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमारे रियल लाइफ हीरो हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिए इसको, आप लोग टैग यहाँ पर इसको डाल सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलता हूँ।
बढ़ा चढ़ाकर इसको थोड़ा सा किस लिए बताया इतना सारा, क्यों आप लोगों से डिस्कस किया इसके बारे में, क्योंकि जितना ज्यादा अभी न्यूज में चल रही है कोविड-19 के चलते, तो हैशटैग रियल लाइफ हीरो ये किससे रिलेटेड है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर न्यूज है खासकर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, पर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है किसानों से रिलेटेड भी। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसको यहाँ पर बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम रखा गया सूर्या केजीसी, ठीक है, केजीएफसी नहीं है यहाँ पर केजीसी है यहाँ पर, जिसको गोल्ड क्रेडिट बोला जाता है। अब यहाँ पर ये सूर्या केजीसी क्रेडिट कार्ड के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर रहेगा, ये जो कार्ड है यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड कराएगा फॉर आर्म फोर्स, यानी कि एक तरीके से नॉर्मली आप लोगों ने सुना है यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर है ये एक तरीके से सूर्या, यानी कि एक तरीके से फोर्स के साथ में कनेक्ट कर दिया, और जैसे किसान गोल्ड क्रेडिट है इसी के साथ में केजीसी कार्ड इसका नाम रख दिया गया, जो कि फोर्सेस से रिलेटेड है। ओके, तो दोनों के साथ में कनेक्ट हो गया। जय जवान जय किसान वाला नारा यहाँ पर हो गया, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये आप लोग बताइए। ये तो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये अपने ही तरीका एक प्रोडक्ट यहाँ पर निकाला गया, क्योंकि 45 लाख के करीब हमारी कंट्री में इंडियन आर्म फोर्स हैं जिनके पर्सनल है, तो उनको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश इसके थ्रू की जाएगी। क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पर ये लाइफ कवर के साथ आएगा 10 लाख का यहाँ पर, अगेंस्ट जो 2 लाख का नॉर्मली एवरेज कार्ड प्रोवाइड कराता है। यानी कि ये जो कार्ड होगा अगर किसी भी अब यहाँ पर जवान के पास में होगा तो 10 लाख का लाइफ कवर उसको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में प्रोवाइड कराएगा फाइनेंस, जैसे एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हो गया, पोस्ट हार्वेस्टिंग मेंटेनेंस हो गया, या इसी के साथ में जो कंजप्शन की नीड है, यानी कि किसानों के पॉइंट ऑफ से भी बात की जा रही है। यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड कराएगा, यूज किया जाएगा परचेज करने के लिए, जैसे कि फार्म मशीनरी है, ट्रैक्टर वगैरह आप लोग खरीदना है, इरीगेशन के इक्विपमेंट खरीदने हैं, ठीक है, या फिर कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे कि टमाटर हो गए या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट हो गए, आम हो गए, या फिर आप लोग एप्पल बोल लीजिए। अगर ये रखे ज्यादा लंबे समय तक रखे रहेंगे तो ये खराब होने लगते हैं, तो पीरेसेबल आइटम इनको बोलते हैं। तो इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी यहाँ पर अगर हो तो उसको भी हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ट्राई कलर थीम इसकी रखी गई है कार्ड की, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इसी के साथ में पैरामिलिट्री फोर्स है उनके हिसाब से भी यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आर्मी नेवी एयरफोर्स और जो हमारी पैरामिलिट्री है उनके लिए भी यहाँ पर ये कार्ड आप लोग बोल सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ट्राई कलर थीम आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये कार्ड पे, तो ये दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये जैसे हमारा झंडा होता है ना, झंडे का कलर होता है, तो वो यहाँ पर बेसिकली इसको बनाया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बोला गया है कि दिस इज ए पार्ट ऑफ बैंक, जो कि बोलते हैं कि हर गांव हमारा इनिशिएटिव, ये एक पार्ट है यहाँ पर बैंक का, जिसका पार्ट यहाँ पर इस कार्ड को बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों के पास में कोई भी आर्म फोर्स पर्सनल है या फिर कोई नेवी एयरफोर्स में है तो उनको बता सकते हैं कि ये कार्ड काफी अच्छा है। खासकर अगर आप लोग देखें यहाँ पर एक इन पर्टिकुलर फोर्सेज के लिए यहाँ पर ये कार्ड बनाया गया है, तो ये एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर अकाउंट खुलवाकर ये कार्ड यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में सुनिएगा, और आप लोगों के साथ में भी कनेक्टेड है जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। हमारी कंट्री के एक पर्सनैलिटी जो कि 2010 के बैच के टॉपर थे, नाम है साफ फैजल, इनकी फर्स्ट रैंक थी 2010 में। फिर आगे काम क्या चला, इनके द्वारा रिजिग्नेशन दिया गया अभी कुछ दिनों पहले, और रेजिग्नेशन देने के बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, और पॉलिटिकल पार्टी लेकर ये सोच रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को एक आगे लेकर चला जाए। पर लेकिन जैसे ही 5 अगस्त आया 2019 का, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरी में, और वहां पर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। एक प्रॉपर जो चीजें वहां पर चल रही थी वहां से चीजें खत्म हो गई। तो फिलहाल क्या हुआ, अब इनके पास में ऑप्शन क्या है, या तो ये कहीं पर जाकर कोई और काम देखें, यानी कि जो भी ये काम करना चाहते हैं, जैसे कि इनका एक बार में इनका फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था, तो काफी इंटरेस्टेड है फॉरेन में जाकर स्टडी और टीचिंग करने में। तो एक तो वो ऑप्शन था इनके पास में, कहीं और भी जाकर टीचिंग वगैरह कर सकते हैं, जो भी इनको कोई और पोस्ट मिले वो ये काम कर सकते हैं। पर लेकिन फिलहाल इनके द्वारा जो अभी बात की गई है, ये फिर से रिज्वाइन कर रहे हैं आईएएस, यानी कि सिविल सर्विसेज। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया और फिर से वो ज्वाइन करा इतने लंबे समय के बाद में, तो ये कैसा पॉसिबल है, तो क्या झोल है वो यहां पर समझते हैं। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्या इस तरीके से डोर ओपन है। तो पहले तो ये समझिए कि सारी चीजें पॉसिबल कहां से हो पाती है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग इनको देखेगा तो रेजिग्नेशन फ्रॉम द सर्विस ऑफ एन ऑफिसर अगर कोई दिया जाता है, ऑल 3 सर्विस कौन सी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस, ये यहां पर गवर्न किया जाता है इनका रेजिग्नेशन रूल 5 का 1 और इसी के साथ में रूल 5(1) का ए।
तो यहाँ पर ये दो रूल हैं किस सर्विसेज के, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये है डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1958। तो इसके तहत यहाँ पर रेजिग्नेशन जो भी दिया जाएगा वो एक्सेप्ट करना है, क्या चलना है, वो सारी बातें देखने को मिलेगी। अगर कोई एक एन ऑफिसर अगर कोई सर्व करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट कैडर के अंदर में, मान लीजिए आप लोग हरियाणा कैडर से सर्व करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट के, उनको आप लोगों को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको आप लोग रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक ऑफिसर जो सेंट्रल की जो एक तरीके से ऑन द सेंट्रल डेपुटेशन पर है, ठीक है, यानी कि कई बार डेपुटेशन पे डाल दिया जाता है किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को, तो उसका जो रेजिग्नेशन रहेगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री के पास में जाएगा, ठीक है। जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है वो जो ऑफिसर का जो रेजिग्नेशन है फिर वो कंसर्न स्टेट के कैडर को सेंड करेगा और फिर वहां से रिकमेंडेशन आएगी। यानी कि एक तो है डायरेक्ट, एक है कोई डेपुटेशन पे है, तो जो डेपुटेशन वाला होगा वो घूम के राज्य के पास में आएगा, ठीक है, और जो डेपुटेशन वाला नहीं होगा डायरेक्ट सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। आइए थोड़ा सा डिटेल में और आप लोगों को बताता हूं क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीजें हैं। जो प्रोसीजर है आफ्टर रेजिग्नेशन अगर सबमिट कर दिया जाता है तो यहां पर आप लोग समझिए कि क्या क्या चीजें यहां पर चेक की जाती हैं। अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कॉलेज से निकल रहे होते हैं तो ये देखा जाता है कि लाइब्रेरी का जो चार्ज है वो आप लोगों ने पे कर दिया है, लाइब्रेरी की कोई बुक तो आप लोगों के ऊपर नहीं है, कोई फाइन तो आप लोगों के ऊपर नहीं लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट से चेक कर सारी चीजें जब चेक हो जाती है, क्लियर हो जाती हैं, जब जाकर आप लोगों को एक प्रोसीजर मिलता है कि हाँ अब आप लोगों के ऊपर कोई फाइन नहीं है, अब आप लोग अपनी डिग्री ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, देखा जाता है कि कोई इस तरह का ड्यू तो नहीं है आउट स्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑफिसर, कोई ऐसी चीजें तो नहीं चल रही है, कोई केस तो नहीं चल रहा है विजिलेंस स्टेटस के तहत ऑफिसर ने कोई करप्ट यानी कि घूस वगैरह तो नहीं ले रखी है। तो वो सारी चीजें यहां पर चेक की जाती है। ये तब यहां पर जो रेजिग्नेशन है वो फॉरवर्ड किया जाता है आगे। बिफोर फॉरवर्डिंग द रेजिग्नेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट द कंसर्न स्टेट क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, ये दो इश्यूज को चेक करता है, उसके बाद में रिकमेंडेशन आगे चलती है। रेजिग्नेशन जो है ऑफिसर का यहाँ पर वो कंसीडर किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। किसके लिए कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो हम लोग अभी जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओनली ये एक तरीके से ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके रिकमेंडेशन के बाद ही चीजों को आगे लेकर चलती है। यानी कि नॉर्मली अगर रेजिग्नेशन पहले यहाँ पर सेक्रेटरी के पास में जाएगा, वहां से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पहुंचेंगी चीजें, तो वहां से फिर आगे प्रोसीजर होगा। तो कौन कौन किस किस को यहां पर चीजें देखता है वो समझ लेते हैं। यहां पर अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, अगर आप लोग यहां पर अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास में अगर आप लोग आईएएस ऑफिसर हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। अगर आप लोग आईपीएस हैं तो आप लोग को बताइए होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और अगर आप लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हैं तो ये आते हैं यहां पर किसके अंडर, ये सेंट्रल जो यहां पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हमारी कंट्री की उसके अंडर में आते हैं, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये यहां पर इस पर्टिकुलर इशू को देखते हैं। यानी कि अगर रेजिग्नेशन इस तरीके से आप लोग दे रहे हैं तो आईएएस के लिए अलग, आईपीएस के लिए एक और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए अलग होगा। पर लेकिन जब स्टेट से निकल के आएगा रेजिग्नेशन, ये पहले स्टेट चेक करेगा ये सारी चीजें कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई ड्यूज वगैरह या वो सारी चीजें, कोई ऐसा विजिलेंस का कोई केस तो नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अगर कोई रेजिग्नेशन देने के बाद भी अगर उसको विड्रॉ करना होता है तो उसके बारे में बात दे रखी है यहाँ पर। तो रूल 51A का ये फर्स्ट पार्ट है जो कि 2013 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अगर मान लीजिए आप लोग सर्विस में चले गए और सर्विस में जाने के बाद में 90 डेज के बाद में आप लोगों को फील हुआ कि नहीं यार ये सर्विस सही नहीं है और हम लोग गलत जगह फंस गए हैं, तो आप लोग रेजिग्नेशन एक मिनट फिर से सुनिए। अगर आप लोगों ने सर्विस में जाने के बाद में रेजिग्नेशन दे दिया और 19 डेज के बाद में आप लोगों ने ये फील किया कि गलत रेजिग्नेशन दे दिया, ये बिल्कुल गलत डिसीजन था, तो आप लोग 90 डेज के अंदर अंदर एक अपॉर्चुनिटी रखते हैं कि आप लोग का रेजिग्नेशन जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है और आप लोग फिर से सर्विस में आ सकते हैं। पर लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से पब्लिक का भी फायदा यहाँ पर होना चाहिए जिस पब्लिक पोस्ट पर आप लोग बैठे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। तो बहुत सोच समझ कर ही कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए, नॉर्मली ऐसा स्टेप बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए। कई सारे लोग रहते हैं जो शांति प्रिय जिंदगी जीना पसंद करते हैं, इस सर्विस में जाके उनको लगता है कि यार गलत जगह आ गए हैं, इससे अच्छी तो पहले वाली लाइफ थी, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो उस चीज को एनालिसिस करें, डिसीजन ले सकते हैं। अपना रेजिग्नेशन देने के बाद भी उनको लगता है कि गलत दे दिया तो फिर से वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत रेयर कोई पर्सनैलिटी ऐसी होती है उसके पास में अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है रेदर देन आईएएस एंड आईपीएस, तो फिर ऐसी एक स्टेप उठाता है। वरना नॉर्मली इस सर्विस में जाने के बाद में बहुत माइन्यूट केस ऐसे हैं जो लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है इंसान का नेचर कैसा है और वो कैसे उसको देख रहा था और क्या वहां पर जाकर मिला, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो जो पढ़ाई जाती है, जो किताबों में लिखी होती है उससे कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो ये भी बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ वहां पर कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगी, तो इसलिए भी कई सारे लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आती हैं कि पढ़ा तो यार कुछ और था, देखा कुछ और था, पर लेकिन मिल कुछ और गया, तो वो भी एक अलग एंगल यहां पर हो जाता है।
नेक्स्ट न्यूज बात की जा रही है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा अभी यहाँ पर अपना जो कुछ पोर्शन होता है जो उसका रिवेन्यू का, वो 128 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की बात की जा रही है। पर्सनल जो बेसिकली यहाँ पर जो ईयर रहता है यहाँ पर ये जो ईयर है यहाँ पर 2019-20 के लिए, तो ये जो है बेसिकली डिसीजन मेंटेन करने के लिए कंटिजेंसी रिस्क बफर 5.5%, यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछे ये कंटिजेंसी जो रिस्क बफर है वो कितना 5.5% है यहाँ पर। ये डिसीजन इनके द्वारा लिया गया। ये 584th मीटिंग हुई यहाँ पर अभी सेंट्रल बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनकी, सेंट्रल बोर्ड जो है उनकी मीटिंग हुई, और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास हैं हमारी कंट्री के, उनके द्वारा ये चेयर की जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसके द्वारा ये चेयर की जाती है। अगर इस बफर के बारे में आप लोग बात करें तो टाइम टू टाइम आप लोग देखते हैं 2012-13 में कितना मिला, 13-14-14-15, अभी फिलहाल 18-19 में बहुत ज्यादा यहां पर दिया गया था, 1,76,051 करोड़ के करीब यहां पर देखने को मिला। अभी यहां पर 57,000 करोड़ के करीब यहां पर दिया गया, तो इससे काफी कम है। तो ये जो है यहां पर टारगेट था गवर्नमेंट का यूनियन बजट में 60,000 करोड़ रुपए यहां पर आने वाले हैं। 57 यहां से आगे बाकी बचे हुए जो लगभग 3,000 करोड़ के करीब आप लोग बोल सकते हैं वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा रन किए जाते हैं वहां से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो गवर्नमेंट का अब की बार अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.62% हो गया। ये 6.62 लाख करोड़, सॉरी परसेंट नहीं, लाख करोड़, अप्रैल और से जून के महीने में कोरोना वायरस की वजह से ये एक ह्यूज फिस्कल डेफिसिट आप लोग बोल सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आमदनी 98 और खर्च रुपया, यानी कि आमदनी तो है आप लोग की 50 रुपए और खर्च कर रहे हैं आप लोग डेली 75 रुपए या फिर 100 रुपए। तो इससे देखने को मिलता है कुछ दिनों बाद ही आप लोग डेफिसिट में जाना स्टार्ट हो जाओगे, आप लोग को ये लगेगा कि हाँ अब जो है चीजें खराब होती हुई नजर आ रही है। पर लेकिन गवर्नमेंट ने ये चीजें जो हैं, गवर्नमेंट की जो कंडीशन बनी वो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा तो उसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिली, पैसा काफी कम इकट्ठा हुआ और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, बीमारी हो गई, दुनिया के भर का पैसा देना पड़ा। इसी के साथ में कई सारी महामारी जैसे केरला में बाढ़ वगैरह, आसाम में बाढ़ वगैरह और ये चीजें देखने को मिली, तो सिचुएशन एक अलग तरीके की नजर आई यहाँ पर। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो आइडिया रखेगा। बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि आरबीआई एक्ट जो है 1934 का वो एलोकेट करता है जो सरप्लस फंड होता है उसका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है। यानी कि आरबीआई का जो सरप्लस फंड होता है जो यहां पर अभी ये दिया जा रहा है, ये पास्ट में इतना दिया गया है लगभग आरबीआई के द्वारा, तो ये याद रखेगा ये आरबीआई एक्ट 1934 का होता है जिसके थ्रू इसको गवर्न किया जाता है इस पैसे को। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा इशू इसके ऊपर बन गया था जब उर्जित पटेल साहब यहां पर गवर्नर थे, तो उस टाइम पर काफी सारे इशू निकल कर आए। रघुराम राजन साहब जब गवर्नर थे तभी कई सारे इशू देखने को मिले। नॉर्मली अगर जापान के बैंक के बारे में आप लोगों से मैं बात करूं, आर्टिकल के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हूं। जापान का बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके पास में कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा है, ये आप लोग कंडीशन देखने को मिलेगी। पर लेकिन अपना बात करें हमारी कंट्री के बैंक के पास में तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा छोड़ती नहीं है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना पैसा रहे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होता है बैंकिंग सिस्टम का, कल को कोई उल्टी सीधी हरकतें होती है तो वो उसको रोक सकता है और सही डायरेक्शन दे सकता है उस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। तो इसलिए भी काफी सारी चीजें जो है आप लोग आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन बने तो आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। कई बार ऐसी न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती है, आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। अभी ये केस देखने को मिला, जानते हैं इसके बारे में। अभी बेसिकली हुआ क्या है, मॉरिशस के अंदर में यहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल का मतलब होता है टैंकर में से ऑयल रिस जाना, निकल जाना। आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं तब आप लोग समझ पाएंगे। ये पर्टिकुलर पिक्चर देखिए, यहाँ पर पानी के अंदर इस तरीके से ऑयल निकल जाता है, टैंकर वगैरह फूट जाता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और भी कई सारी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये अभी देखने को मिली आप लोगों को यहाँ पर मॉरिशस में। ये मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक हो गया, तंजानिया हो गया। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर मॉरिशस है यहाँ पर जिसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली, ऑयल स्पिल यहाँ पर हुआ। और ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही है, ये इंडियन ओशन में हो रही है। अगर आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर करना चाहते हैं तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री, तो यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर ऑयल स्पिल की नियर इट्स कोर्स यहाँ पर जब देखने को मिला तो यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है और आइलैंड कंट्री के लिए ये काफी खतरनाक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड क्या था, जो जापानी शिप था जिसका नाम था MV वकासियो, ठीक है। तो ये बेसिकली ओन किया जाता है यहाँ पर नागासाकी शिपिंग जो यहाँ पर कंपनी है उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है यहाँ पर मित्सुई। ये सारी चीजें याद रखने वाली नहीं है, मित्सुई ओस्ट लिमिटेड, ये सारी आप लोगों से कोई नहीं पूछ रहे हैं। बस बेसिकली यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है, वो ऑयल स्पिल की वजह से लगाई गई है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे किस कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है, तो ये उठाया गया मॉरिशस के द्वारा। तो यहाँ पर 4000 टन के करीब ऑयल स्पिल हो गया। कंसर्न क्या हो जाते हैं इसकी वजह से, कंसर्न देखिए कई सारे हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है
तो यहाँ पर काफी बड़ा साइज अगर ऐसा निकल के आता है तो इसकी वजह से जो आसपास वाला एरिया है, खासकर इन्वायरमेंट के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर कई सारी चीजें रहती है, जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो पानी है वो एक तरीके से बर्बाद हो जाता है, यहाँ जो मैरीन लाइफ है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो ऑयल स्पिल है इंक्लूडिंग पर्शियल गल्फ वॉर में, जो 1991 में देखने को मिला था। इसी के साथ में 2010 में यहाँ पर डीप वाटर होराइजन जो ऑयल स्पिल देखने को मिला गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो उस तरीके से यहाँ पर ये लार्जेस्ट बताए जा रहे हैं। डेंजर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट पड़ता है, जो हैबिटेट है उसके अंदर जो भी मैमल्स रहते हैं और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर, उसके लिए यहाँ पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। ऑयल जो होता है, एक तरीके से ऑयल जो होता है उसके बारे में अगर बात करें आप लोगों से, ये जो मैमल्स होता है उनकी लाइफ को प्रेजेंट में तो इंपैक्ट डालता है, आने वाले टाइम पे भी काफी इंपैक्ट डालता है। सो ये खासकर अगर बात करें, ये एक तरीके से ये ऑल्सो डिक्रीज कर देता है जो वाटर की एक तरीके से जो रिप्लेंसी ऑफ जो बर्ड्स जो एक तरीके से होते हैं, खासकर बर्ड्स की विदाउट, जैसे ऐसे नहीं होते जैसे बर्ड्स होती हैं बिना उसके आप लोग पंख के उनको बोलिए, उस तरीके की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर देता है। क्योंकि जो एक तरीके से यहाँ पर कोल्ड वाटर के अंदर जो भी जो लाइफ रहती है वो यहाँ पर लॉस होने लगता है इसकी वजह से। तो इसके लिए कई सारे वर्ड इनके द्वारा यूज किए गए हैं। क्या क्या यूज किए गए? एक तो बोला गया स्कीमिंग, दूसरा बोला गया इन सीटू बर्निंग, तीसरा बोला गया केमिकल डिस्पेरेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 3 प्रोसीजर है जिससे इसको दूर किया जाता है। स्कीमिंग का क्या मतलब होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है कि रिमूव किया जाता है ऑयल फ्रॉम द सी सरफेस, ताकि उसको बेसिकली जो सेंसिटिव एरिया है वहां से उसको खत्म किया जा सके, उसको हटाने की कोशिश की जाती है। इन सीटू बर्निंग अगर कहीं एक जगह पैच इकट्ठा हो गया उसको वहीं पर जला दिया जाता है ताकि वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ऑयल होता है वो पानी से हल्का होता है तो पानी पर तैरता है, तो आग लगा दी जाती है। रिलीज किया जाता है केमिकल, ये इसको ताकि छोटे छोटे ड्रॉप लेप्स में उसको ब्रेक कर दें और फिर उसको जो माइक्रोबीज होते हैं पानी के ऊपर जो पाए जाते हैं उसको कंज्यूम कर ले, तो फिर एक ये प्रोसीजर रहता है। ठीक है, नेचुरल एक्शन, फिर एक जो एक्वेटिक जो भी यहाँ पर एनवायरमेंटल है, जो जैसे वेदरिंग, जो इवेपोरेशन या दूसरे जो भी फिनोमिनन होते हैं, बायोडिग्रेडेशन या फिर ऑक्सीडेशन, ये नेचुरल फिनोमिना होता है जिसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें होती हैं। बेसिकली ये ह्यूमन के द्वारा की गई एक्टिविटीज होती हैं, तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसको हटाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर कार्ड के बारे में समझा अपनी फोर्सेज से रिलेटेड। ये हम लोगों ने सर्विसेज के बारे में जाना, इसके बारे में डिटेल में समझा, रेजिग्नेशन देने के बाद में क्या कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जाना, इसी के साथ में ऑयल स्पिल से रिलेटेड न्यूज देखी और इसको हम लोगों ने डिटेल में समझा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आप लोगों को उसको देखेंगे। फिर हम आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, फिर उस नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें देखने को मिलेगी आप लोगों को डिटेल में, क्विज वगैरह भी होगा उस लेक्चर में। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।